आंदोलन हुए हैं वो भाजपा के राज में हुए हैं, पूरे हरियाणा के राज में हुए हैं। और जितने बेरोजगार इस समय सड़कों पर आ रखे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम लोग शिक्षित कर रहे हैं, ऐसे में बच्चा बच्चा जो है वो एक 15 पोस्ट के लिए भी 10-10 हजार बच्चे जो है इस समय आ जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? और सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से एक प्रश्न आंदोलन कर रहे हैं। एक प्रश्न एक उत्तर। ऐसी हरियाणा क्या हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ जब से प्रजातंत्र भारत में आया है, ऐसी कोई सरकार नहीं बनी, शायद ही भविष्य में कभी कोई बने, जिसके कार्यकाल में कुछ लोग आंदोलन पर न रहें। समाज के सब वर्गों का ध्यान रखना सरकारों का दायित्व होता है। हम उस दायित्व के प्रति पहले की किसी भी सरकार से ज्यादा सचेत हैं, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि सबकी सारी मांगे मन मुताबिक पूरी हो पाए। इसलिए आंदोलन भी रहते हैं, धरने भी रहते हैं, प्रदर्शन भी रहते हैं। मैं अपनी सरकार की ओर से आश्वस्त कर सकता हूं आपको कि हम संवेदनशीलता के साथ सब वर्गों की बात सुनते हैं और समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। सब आंदोलनों के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन कुछ आंदोलनों के पीछे प्रतिपक्ष की सियासत भी होती है। रही बेरोजगारी की बात, बेरोजगारी के आंकड़े कांग्रेस के साथ सीधे तौर पर जुड़ी हुई एक एजेंसी के आंकड़े उठा करके सीएमआई के बहुत सारे लोग कहते हैं कि हरियाणा में भयंकर बेरोजगारी है। वो आंकड़े माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बता चुके हैं कि वो एजेंसी गड़बड़, उसका संचालन करने वाला कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का चौधरी अनेक वर्षों तक कांग्रेस के लिए काम करता रहा है, उसके दिए आंकड़ों पर हमको भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कोविड के कारण सारी दुनिया में संकट आया, अर्थव्यवस्था पर संकट आया तो रोजगार पर भी आया। हम नहीं कहते कि उस संकट से हम शील्डेड थे, हम पर नहीं आया। हम धीरे धीरे सारी चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। रोजगार के अवसर बढ़े हैं, रोजगार के अवसर निजी और सरकारी क्षेत्र में लगातार बढ़ाएंगे। मैं एक छोटा सा आंकड़ा रख देता हूं आपके सामने। हमसे ज्यादा कार्यकाल लंबा रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का इस सरकार से पहले। उस पूरे कार्यकाल में सरकारी नौकरियां वो 70,000 से नीचे, शायद 66-67,000, इससे ज्यादा का आंकड़ा सरकारी नौकरियों का उनके कार्यकाल में नहीं बढ़ा। हमने अब तक के कार्यकाल में इस आंकड़े को 1 लाख तक ले जाकर के छोड़ दिया और लगातार हम इस दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये कि पहली बार ऐसा हुआ, मेरी याद में 35 साल हो गए, दीपावली, काली दीपावली वाली वो सारे बाजार में चलते लोग पूरे प्रदेश भर, प्रदेश कंट्री के डेवलप बना होता। दीपावली कभी काली नहीं होती। जैन साहब बता रहा हूँ, गंदगी के ढेर पर दीपावली मनाई। जैन साहब, मैं आपका प्रश्न आ गया, मैं उत्तर देता हूँ। दूसरी बात ये थी, एक का उत्तर दे दो, मैं भूल जाऊंगा। इसमें प्रश्न है, दूसरी बात ये, ठेकेदार की सजा सफाई कर्मचारी को मिलता है, ठेकेदार भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके कारण 5 महीने से प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों को। जैन साहब, मैं आ रहा हूँ। जैन साहब, एक बात, दीपावली को कोई कितना काला करने की कोशिश करे, अमावस्या के दिन आती है, प्रकृति की तरफ से तो वो अंधेर का दिन ही होता है, लेकिन दिवाली हमारी जिद जुनून, हमारी परंपरा से रोशन होती है। दीपावली किसी के काले करने से काली नहीं होती। हाँ, मैं मानता हूं प्रदेशव्यापी आंदोलन सफाई कर्मचारियों का चल रहा है, उसके कारण अगर गंदगी कहीं पर रही, हमने उसको उठवाने की कोशिश भी की, प्रयास किया कि लोगों को राहत मिले, लेकिन इस समस्या का भी निराकरण जिन अथॉरिटीज को करना है वो इसको उनके संज्ञान में है, वो इसमें जो भी उचित कार्यवाही होगी समय पर कर लेंगे। ये न होता तो अच्छा है। मेरा एक सवाल है, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल की बात की, जब वो सत्ता में आए तब 1800 करोड़ रुपए फायदे में थी हरियाणा सरकार। जब वो सत्ता से गई तो 40,000 करोड़ का कर्ज था। आज वो कर्ज 6 गुना बढ़कर लगभग 2.5 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। ऐसा क्या तीर मारा बीजेपी ने कि 2.5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया और करनाल की सड़कें, करनाल के आसपास की सड़कें आज भी टूटी फूटी हैं। कोई करनाल के अंदर बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी, एयरपोर्ट नहीं बन पाया, यमुनानगर की लाइनों को प्रश्न को छोटा होना चाहिए, जवाब बड़ा होना चाहिए। नहीं, आपने आधा घंटा बोला, हमें 2 मिनट दो। नहीं, फिर आप प्रश्न करिए ना। तो ये सिर्फ पूछना चाहते हैं कि जो 2.5 लाख करोड़ रुपया है उससे क्या उपलब्धियां बीजेपी ने हासिल की? क्योंकि आपने तो अभी टैक्स का, जीएसटी कलेक्शन भी बताया, भी हमने कई गुना किया है, इनकम भी बढ़ रही है, कर्जा भी बढ़ रहा है। जी, कर्ज की जहां तक बात है, कर्ज होना, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो सारे मित्र जानते हैं। सामान्य ज्ञान की बात है कि कर्ज लेकर अगर घी पिया जाए, कर्ज लेकर अगर उसे भ्रष्टाचार की बाम्बियों में बहने दिया जाए, तो अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठता है ढर्रा
ढह जाता है। परंतु कर्ज जब डेवलपमेंट के लिए लिया जाए, जब विकास के कार्यों के लिए लिया जाए, तो वो अच्छी अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। कर्ज की उपल जी, सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, कोई राज्य कितने प्रतिशत कर्ज ले सकता है अपनी स्टेट की जीडीपी का, उसके मानक तय हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आंकड़ों में नहीं उलझूंगा, हमारी सरकार ने 8 वर्ष में वो जो कर्ज लेने का अनुपात है उसको एक दिन, एक सेकंड के लिए पार नहीं किया। हम निर्धारित सीमा में यानी मर्यादा में रहकर कर्ज लेते रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के सरकार का आपने जिक्र किया, फिर मैं आंकड़ों में नहीं जाता, मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा। केवल एक दिन हुड्डा साहब के कार्यकाल में ऐसा आ गया था आदरणीय मित्रों, जब हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों को, आपको मालूम है लोन लेना पड़ता है बिजली देने के लिए, लोन लेते हैं, चुकाते ही प्रोसेस चलता है, लेकिन लैंडिंग एजेंसीज ने हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों या बिजली बनाने वाली कंपनियों की आर्थिक दुर्दशा को देखते हुए दोनों हाथ ऊपर कर दिए थे, आमनी दिंदे, ऐसी स्थिति उनकी थी। उनके समय का कई हजार करोड़ रुपए का बिजली कंपनियों का कर्जा तो आकर के इस सरकार ने चुकाया और हम उन कंपनियों को आज फायदे में लेकर आए, 24 घंटे बिजली भी दे रहे हैं। तो इस तरह से जी 36,000 करोड़ रुपए विधायक जी ने वो आंकड़ा भी एग्जैक्ट दे दिया। तो हमने कॉलेज बनाए, हमने सड़कें बेहतर की, हमने स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन काम किया है। ये हमारी उपलब्धि। और कोई एक इकन्नी गलत दिशा में अगर कहीं जाने की खबर भी आ गई तो हमने हथौड़ा उठा करके शैतान पर चोट की है। उपल जी, एक वाक्य में रोहतक तक जाऊंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में सड़कें बनी थी साहब, बनी थी ना, बनी थी, लेकिन कोई ऐसी सड़क बड़ी नहीं बनी थी जो रोहतक होके ना जाती हो। रोहतक से भिवानी जाओ तो अच्छी सड़क, दिल्ली जाओ तो अच्छी सड़क, हिसार जाओ तो अच्छी सड़क। करनाल ने क्या पाप कर रखा था, हरियाणा के दूसरे हिस्सों ने क्या पाप कर रखा था। इस सरकार की उपल जी उपलब्धि ये है आदरणीय मित्रों, उपलब्धि ये है कि इस सरकार के कार्यकाल में इस प्रदेश में 17 नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवेज अनाउंस हुए, 7 का काम कंप्लीट हो गया। ज्यादातर हमारे हाईवेज वो बेहतरीन स्थिति में है, उत्तम स्थिति में है। और ग्रामीण सड़कें कुछ मौसम के कारण कुछ की रिपेयर ड्यू है, उनका काम, चुनाव, ये जो हमारा मौसम बरसात का था और अब ये पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसके बाद आप देखिएगा कोई सड़क आपको गड़बड़ नहीं मिलेगी। हम बेहतर सड़कों के लिए जाने जाते हैं, हम बेहतर पुलों के लिए जाने जाते हैं। हमारे तो केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब हैं, उनको लोग पुलकरी, सड़करी, ये उनका सरनेम लोगों ने गडकरी से कर दिया क्योंकि काम बेहतर हुआ है। और आप और हम उन सड़कों में 8 साल हो गए हैं, पानी नहीं मिल रहा है। एसवाईएल का प्रयास सिर्फ मैनिफेस्टो में दिखता है, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा। मैं हिमांशु भाई आपको बताना चाहता हूं, एसवाईएल का पानी 8 साल से नहीं, 66 से लेके आज तक हमको नहीं मिला। जब हम सत्ता में आए तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, राष्ट्रपति का रेफरेंस पेंडिंग था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। मैं याद कराना चाहता हूं आप लोगों में से अधिकांश, क्योंकि समकालीन लोग हैं, उस रेफरेंस पर उनके कार्यकाल में संभवतः एक भी तारीख नहीं लगी। मनोहर जी की सरकार आई, हमने कायदे से पैरवी की, रेफरेंस पर सुनवाई हुई धड़ाधड़, हमने मजबूती से हरियाणा का पक्ष रखा। नतीजा, हरियाणा के पक्ष में निर्णय आया और पंजाब ने जो गैर कानूनी तरीके से जल संधियां निरस्त करने का कानून बना दिया था, हमारी छाती पर पांव रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा पंजाब का कानून गलत है। अब एसवाईएल को बनाने के लिए एग्जीक्यूशन की पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, जनवरी में उसकी तारीख लगी हुई है। और पंजाब के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में, सुप्रीम कोर्ट के कहने के कारण मीटिंग में आना पड़ा, भले ही उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन हमारा यह विश्वास है पंजाब को अब भागने के लिए जगह नहीं है। भागने ठोड़ रही नहीं, नहर भी बनेगी, पानी भी मिलेगा। हरियाणा के स्कूलों में एक बार वो जी, हरियाणा के स्कूलों में टीचर्स की कमी है और उसको लेकर कोई भर्ती नहीं निकाली जा रही है, इस पर क्या कहना है? अच्छा, आपको किसने कहा कि भर्ती नहीं निकाली? हम पहले सवाल है कि टीचर्स की कमी है, 31,000 टीचर नहीं है हरियाणा में। मैं यहाँ तक मान लूंगा कि हरियाणा के अनेक स्कूलों में अभी भी उतने टीचर नहीं हैं जितने की होने चाहिए, आदर्श अनुपात, ठीक है। लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में अनेक बार भर्तियां निकाली गई,
नियुक्तियों की प्रक्रिया हुई और हमने शिक्षा विभाग में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई है। कुछ भर्तियां कहीं कोई लीगल प्रोसीजर कोई ऐसा चल गया, कोई कानूनी पेच आ गया, उसके कारण लटक गई होंगी। हम भर्तियां कर रहे हैं, तेज गति से आगे भी करेंगे। आजकल में भी प्रोसेसेस जारी हैं, जल्द से जल्द शिक्षक मिले हमारा प्रयास है। एक हमने इसमें और किया है कि हरियाणा कौशल विकास निगम जो है उसके माध्यम से भी जहां टीचर्स की कमी है हम वो देंगे। सर, एयरपोर्ट और बात हो रही थी यमुनानगर करनाल रेलवे लाइन की, एजेंडा था पहले कार्यकाल में भी नहीं हुआ, दूसरे में भी नहीं हुआ। आकर्षण जी, आप जिद पे खड़े रहिए, हम आपके टक्कर की जिद पे खड़े हैं। मैंने पहले ही कह दिया जो नहीं हो पाया, जो नहीं हो पाया। मेरी क्या जीत है ये बताइए, पब्लिक का सवाल है। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, आप ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा उत्तर है ना, मेरा उत्तर 2 कार्यकाल हो गए, आप मेरी क्या जीत है? अरे मेरे मित्र सुन लो, आपको तो कुछ होना चाहिए था। मैंने कहा कि आप करनाल के मसलों पर जिद करिए। हमारी भी जिद है कि हम जो काम हमसे अब तक नहीं हुआ, हमने तो नहीं घोषित किया कि भाई रामराज जाग गया, अब करने के लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ हो गया। जो आप कह रहे हैं जो काम नहीं हुआ उसकी हमारी प्रतिबद्धता है, जहां कहीं बाधाएं हैं उनको दूर करेंगे। आज ये कहने का दिन है कि हमने ये कर दिया, जो नहीं हुआ याद कराते रहना, सब कुछ करेंगे। ऊपर जी हम कहीं नहीं जा रहे। सर मेरी एक और सवाल है। हरियाणा भाजपा के जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई, उससे पहले जनसंघ था, तो उसके अब तक के अगर सबसे बड़े नेता का जिक्र करना हो, कोई पूछ ले कि हमारे सबसे दिग्गज नेता का नाम लें हम, तो ऐसा एक व्यक्तित्व है तो वो है डॉक्टर मंगल सेन। अपने में से नई पीढ़ी के लोगों को कहीं को नहीं ध्यान होगा, लेकिन पुराने लोग जानते हैं। 7 बार रोहतक से आप विधायक रहे, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी आपने काम किया, और कल जो मुख्यमंत्री जी ने महत्वपूर्ण बात कही, बस उस एक वाक्य के साथ उनको श्रद्धांजलि देते हुए फिर आपके सवालों पे आऊंगा, कि हम डॉक्टर मंगल सेन जब विधायक बनते थे बारंबार बड़े जुझारू नेता थे, स्कूटर पर चल देते थे, समस्याओं को लेकर के कहीं कोई मसला हो, किसी ने पुकारा तो सीधे चल दिए। डॉक्टर मंगल सेन के जीवन काल में हम सत्ता में आए, चौधरी देवीलाल की पार्टी के साथ मिलकर आए, यानी गठबंधन में हम सत्ता के करीब गए, लेकिन डॉक्टर मंगल सेन ने अपने जीवन काल के आखिरी वर्ष में लगातार ये बात कहनी शुरू कर दी थी, और उस बात को अब हम जाकर के सिरे चढ़ा पाए हैं कि हमें हरियाणा की संपूर्ण राजनीति करनी है। भारतीय जनता पार्टी सब वर्गों, सब क्षेत्रों, गांव शहर सब में समान रूप से जाए, ये प्रेरणा डॉक्टर मंगल सेन की थी। हमें हर्ष है, हमें गर्व है, और उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको याद करते हुए हम संतोष व्यक्त करते हैं कि हम उनके सपने को जो उनके जीवन काल में पूरा नहीं हुआ उसको कर पाए। जी, हमारे घरोंडा से विधायक श्रीमान अरविंदर कल्याण जी, प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान वीरेंद्र चौहान जी, हमारे इंद्री से विधायक श्रीमान राम कुमार कश्यप जी, हमारे जिला के प्रभारी श्रीमान दीपक शर्मा जी, और उपस्थित सभी हमारे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हरियाणा सरकार को बने हुए 8 साल पूरे हो गए हैं, उसी के संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। इसके अनुरूप में पहले हमारे प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी से कहूँगा कि वो अपनी बात रखें, उसके बाद हमारे विधायक हरविंदर कल्याण जी, राम कुमार जी, हमारे जिला प्रभारी जी बात रखेंगे। श्रीमान आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी करनाल के सम्मानित मीडिया के मित्रों का स्वागत, अभिनंदन। हरियाणा में मनोहर जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को गठित हुए, उसको कार्यभार संभाले 8 वर्ष पूरे हुए हैं, और 8 वर्ष का हमारा जो ये कार्यकाल है वो हरियाणा में राजकाज की संस्कृति, सियासत का अंदाज, उसको बदलने का कार्यकाल रहा है। हमने बहुत सारे ऐसी प्रशासनिक और सियासत की कुरीतियों पर सीधी चोट की है, जो हरियाणा का साधारण नागरिक, जिसे हम हरियाणवी कह करके बुलाते हैं, हर हरियाणवी चाहता था कि ये बदलाव हो। वो बदलाव हमने ला करके दिखाए हैं। उन बदलावों को सेलिब्रेट करने का दिन है। जनता को, हरियाणा वासियों को एक बार फिर से
ये याद दिलाने का है कि आपने ये कहा था, हमने भी ये कहा था और हमने ये कर दिया है। ऐसा भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो अभी होनी शेष हैं। हम संकल्पबद्ध हैं कि इस सरकार के वर्तमान कार्यकाल के समाप्त होते होते हम कोई ऐसा अपना संकल्प नहीं छोड़ेंगे जिसको हम पूर्ण नहीं कर चुके होंगे। जब 24 के चुनाव में हम जाएंगे तो आपके सामने ठीक उसी अंदाज में इन 5 सालों का हिसाब किताब रखते हुए जाएंगे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग हर 100 दिन बाद प्रदेश के मीडिया के माध्यम से हरियाणा की जनता को अपने कामकाज का हिसाब किताब खुले में देते रहे हैं। बहुत बड़े बड़े परिवर्तनों का अगर जिक्र करना हो तो मैं ये मानता हूं कि एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि सरकारी नौकरियों के मामले में हरियाणा के नौजवानों में, हरियाणा की नई पीढ़ी में और उनके पेरेंट्स में एक बात पक्के तौर पे घर कर चुकी थी। 12-13 का दृश्य मुझे ध्यान है, 14 का दृश्य मुझे याद है, और आप लोगों को भी याद होगा कि किसी नौजवान को हम पूछते थे कि भाई क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कहीं पढ़ता हुआ मिलता था तो वो कहता था जी मैं दिल्ली के फलाने कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मैं राजस्थान के फलानी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। हरियाणा के कंपटीशन की नाम लेते हुए वो संकोच करता था। हम पूछते थे ऐसा क्यों, तो उसका ये कहना होता था, इस निष्कर्ष पर वो भी और पेरेंट्स भी पहुंचे होते थे कि हरियाणा में तो खर्ची पर्ची के बिना, सिफारिश के बिना, गड़बड़ घोटाले के बिना नौकरी नहीं मिल सकती। मनोहर जी ने शुरुआत में ही आते ही इस चीज पर प्रहार किया, जिद के साथ किया, और कभी कभी वो स्वयं ये कहते हैं कि जब ऐसा करना था तो हमारे अपने विधायक, हमारे अपने नेता, हमारे अपने कार्यकर्ता, उनकी भी नाराजगी, उनकी भी थोड़े से दिनों की खिन्नता उन्होंने उसको झेला, लेकिन नौकरियों में, नियुक्तियों में पारदर्शिता का एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जिसके कारण नौजवानों में एक विश्वास की बहाली हुई है। मैं उस विश्वास की बात करूंगा तो आप ये कह सकते हैं, आप तो कहेंगे ही आपकी सरकार आपने किया है, परंतु प्रमाण बोलते हैं। आप करनाल में कुछ लाइब्रेरीज चलती हैं, एक लाइब्रेरी जिला परिषद का कार्यालय जहां वहां भी चलती है, और कई सारी निजी लाइब्रेरीज चलती आपको मिलेंगी। इन पुस्तकालयों में जाइए और वहां पर कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की भीड़, कोचिंग सेंटर्स पर तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की भीड़, और वो स्वयं विद्यार्थी बता देंगे कि विश्वास बहाल हुआ है। बड़े बड़े गिरोह चलते थे जो नौकरियों में भ्रष्टाचार की दुकान चलाते थे। हमने ऐसे गिरोहों पर, जहां कहीं उन्होंने हरकतें की, ऐसा नहीं कि हमारे कार्यकाल में उन्होंने गलत काम करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जिसने गलत काम करने की कोशिश की हमने कड़ाई से उसे रोका, टोका और अंततः जेल में ठोका है। इसके प्रमाण आपके सामने हैं। ऐसे गिरोहों के भी 700 से अधिक, 750 से ज्यादा सदस्य वो हमने जेलों में डाले हैं, उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं या कहीं किसी स्तर पर जांच चल रही होगी। एक बड़ा परिवर्तन बिजली में आया। जब हम सत्ता में आए थे तो हरियाणा में 500 से कुछ अधिक गांव ऐसे थे जहां 24 घंटे बिजली मिलती थी, और वो बिजली सरकार ने कोई विशेष रूप से जनरल योजना चलाई वैसे नहीं मिलती थी। उन गांव पे कोई एहसान करने जैसी कोई बात की होगी, भाई थारे गांव पे दे दें, ऐसा नहीं था। ये वो गांव थे ज्यादातर जिन गांवों में पावर हाउस लगाने के लिए, सबस्टेशन लगाने के लिए गांव की पंचायत ने जमीन दी, और उस जमीन के एवज में सरकार ने कमिटमेंट किया कि 24 घंटे बिजली देंगे। अब मिलती थी कि नहीं मिलती थी, ये भी अपने आप में शोध का अध्ययन का विषय है। परंतु मनोहर जी की सरकार आने के बाद म्हारा गांव जगमग गांव एक योजना लेकर के आए आप सबके सामने, और उस योजना के बारे में आप स्वयं ने महसूस किया होगा कि उस योजना का परिणाम ये है आज कि पहले करनाल में, पंचकुला में, कुरुक्षेत्र में, रोहतक में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में जिला केंद्र पर 24 घंटे बिजली का कंसेप्ट था। गांव में भी 24 घंटे बिजली रह सकती है। गांव और शहर के बीच का ये अंतर मिटाया जा सकता है, ये हमने करके दिखाया है। 5600 से अधिक गांव, अपने जिले के हर गांव को उसमें शामिल कर लीजिए, ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली चलती है। इसी तरह के अनेक काम इस सरकार ने किए हैं। हम आज उन पर बहुत विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। उन सारे कामों को करते हुए ऐसी हमारी कई योजनाएं भी हैं मित्रों, जिन योजनाओं का कि हम तारीफ करें, हम खुद कहें, वो अलग बात होगी। हमने अच्छा काम किया तो हम कहते हैं, कहेंगे भी, परंतु जिनका अनुकरण दूसरे राज्यों ने किया, ऐसी एक योजना का जिक्र कर दूं, एक या दो का कर दूं चलते चलते बहुत ब्रीफ में, क्योंकि बहुत बातें करने की हैं। ट्रांसफर पॉलिसी,
ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी मुख्यमंत्री जी के ही शब्द हैं, और हमने तो स्वयं, मैं पत्रकारिता में रहा हूं, मैंने स्वयं वो दृश्य देखे हैं कि ट्रांसफर का सीजन चलता था, खास तौर पर शिक्षा विभाग के 20 से 25-30% तक अध्यापक जेबों में नोटों के बंडल डाले हुए सेक्रेटरिएट में घुमा करते थे, वहां मेले जैसा माहौल होता था। हमने आने के बाद स्थानांतरण को ऑनलाइन प्रक्रिया कर दिया। भ्रष्टाचार का, लेन देन का जो उद्योग पिछली सरकारों में चलता था, उस पर हमने गहरी चोट की। नतीजा ये है कि अब तबादला कंप्यूटर करता है और मानवीय हस्तक्षेप वो न्यूनतम के स्तर पर आ गया। ये परिणाम हमने शिक्षा विभाग से शुरू किया, लेकिन सभी विभागों तक लेकर के गए, और अब 80 से ज्यादा जिस डिपार्टमेंट में कर्मचारी हैं, वहां पर ये नीति लागू है। नीति का आपको मालूम है, नई बात जो मैं जोड़ना चाहता हूं वो ये है कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी को देश के कई राज्यों ने बहुत गहरे से अध्ययन किया और उनका जो है उसका अनुकरण अपने अपने अंदाज में उन्होंने किया है। ऐसे ही अनेक काम जिसका अन्य राज्यों में अनुकरण हुआ है, उसमें से एक स्वामित्व योजना भी है। गांव के अपने में से अधिकांश लोग रहने वाले हैं, लाल डोरे के भीतर रहा करते, घर किसका है, मकान किसका, उसका कोई कागज किसी के पास नहीं था, और उसके कारण विवाद भी रहते थे। और किसी के पास घर है, मकान है, उस पे वो लोन लेने की कभी सोचता तो ले नहीं सकता था। बैंक कहता था स्वामित्व दिखाओ, ऑनरशिप किसकी है, ये लैंड किसको बिलोंग करता है। हरियाणा सरकार ने इनिशिएटिव लिया, स्वामित्व योजना लेकर के आए, लाल डोरा समाप्त किया, ड्रोन से मैपिंग की, और गांव में हजारों साल से बैठे हुए, बिना मालिकाना हक के बैठे हुए लोगों को उनके घर, मकान, बाड़े, घेर का स्वामित्व हमने दे दिया। हमने दिया, लोग राजी हैं, परंतु इस योजना की पूरे देश में सराहना हुई है। प्रधानमंत्री जी ने देश भर में इसको लागू करने की बात की। इसी तरह आपको याद होगा पंचायत का चुनाव, पिछली बार पंचायत का चुनाव हुआ, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की हमने बात की। विधानसभा में हमारे 2 विधायक बैठे हैं यहाँ पर, विधानसभा से हमने व्यवस्था कर दी कि अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। प्रतिपक्ष हमेशा नेगेटिव बात करता है, पीछे की तरफ जाने की बात करता है। उन्होंने कहा यो कोनी चलता, या कहानी, या बात कोनी ठीक, और उन्होंने अपने बंदे खड़े किए। वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने ढंग से पैरवी की। और मजेदार, रोचक और गर्व की बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मुकदमे की सुनवाई करते हुए 45 दिन तक की लगातार सुनवाई के बाद निर्णय ये दिया था कि हरियाणा की मनोहर लाल जी की सरकार, उस समय हमारे आज के अध्यक्ष, वो उनके पास पंचायतों का काम था, मनोहर जी की और धनखड़ जी की सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सराहनीय है। अदर स्टेट शुड ऑल्सो फॉलो द सेम। तो इस तरह की अनेक योजनाएं हमारी हैं जिनको अन्य राज्यों के लोग भी उनको उम्मीद की निगाह से देखते हैं, उनको प्रेरणा लेकर के अपने अपने अंदाज में उनको लागू कर रहे हैं। हर गांव का जोहड़, तालाब, वो उसकी प्राण रेखा होता है, जीवन रेखा होता है। गांव में गंदगी का ढेर बन गई थी प्राण रेखा, जीवन रेखा पर सबसे ज्यादा गंद। जरा सी बरसात हुई, पानी वापस जाएगा, घरों में घुसेगा, और हम लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा हम तालाब प्राधिकरण बनाएंगे, हमने तालाब प्राधिकरण बनाया, और हर जिले में हम 75 तालाबों को अब तक अमृत सरोवर के रूप में विकसित कर चुके हैं। हरियाणा के 20,000 से अधिक, ये आंकड़ा शायद 24-25 तक भी पहुंच गया होगा अब तक, इन तालाबों की हम मैपिंग कर चुके हैं, उनकी आईडीज बना चुके हैं। जैसे आपका मेरा आधार कार्ड है, अब हरियाणा के हर जोहड़ का अपना एक आईडी है, और हर जोहड़ को हम साफ सुथरा करके बेहतरीन बनाने वाले हैं। वो सैर करने की जगह के रूप में भी विकसित हो, और उसका पानी साफ करके अगर सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो वो किया जाए। ये ऐसे काम हैं जिनकी कल्पना भी हरियाणा में कोई कर नहीं सकता था। कभी कभी एक अंतिम बिंदु मैं कहता हूँ, फिर आपके कुछ प्रश्न होंगे और हमारे जो माननीय नेतागण है वो भी कुछ जोड़ना चाहेंगे तो उसमें जोड़ लेंगे। कभी कभी हमारे विरोध। सर्वप्रथम मैं आप सभी पत्रकार साथियों को दीपावली और जितने अन्य पर्व जो भी चल रहे हैं उन सभी को आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज की इस प्रेस वार्ता में, जो कि आप जानते हैं कि हरियाणा की मनोहर लाल जी की सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं और इस दूसरे कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हुए हैं, और इस उपलक्ष्य में आज जो ये प्रेस वार्ता रखी गई, इसमें हमारे प्रदेश के जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वीरेंद्र जी, उन्होंने बहुत विस्तार से सभी बातों को रखा है। मैं भी इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने अभूतपूर्व विकास
देखा है। और शुरुआत के अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव वास्तव में जो अतीत की सरकारें थी, उन सरकारों का जो काम करने का तरीका था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव पारदर्शिता के नाते मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर हुआ है। और वो पारदर्शिता, चाहे वो नौकरियों की बात है, चाहे वो अन्य सेवाओं की बात है, चाहे वो ऑनलाइन जितनी भी योजनाओं को जोड़ने का काम, जिससे कि सीधे हर व्यक्ति को सरकार की हर योजना, हर सेवा का लाभ मिले, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने देने का काम किया। और निश्चित रूप से ये सब कार्य करने से, पारदर्शिता के बढ़ाने से एक विश्वास जागृत हरियाणा प्रदेश की जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति एक विश्वास बढ़ा है। और अगर मैं विकास की कुछ बिंदुओं पर मैं अगर अपनी बात रखूं, जैसे कि वीरेंद्र जी ने भी कहा और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में ये कहा है कि अभी तक जो हमने 24 घंटे बिजली जो लगभग गाँव में अभी तक हो चुकी है, सन 2023 तक सभी 100% गाँव हरियाणा प्रदेश के वो 100 जो है 24 घंटे बिजली उनमें उपलब्ध होगी, जो मैं समझता हूँ कि आज के इस आधुनिक युग में पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश एक बहुत ही गर्व के स्थिति में अपने आप को पाता है। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आप सब भी इन सभी बातों के गवाह हैं कि आज चाहे नेशनल हाईवे की बात है, चाहे अन्य जो रोड नेटवर्क की बात है, चाहे रेलवे के विस्तार की बात है, या हवाई जो जो यातायात है उसका भी विस्तार जो हरियाणा के अंदर हुआ है, ये भी पिछले 8 वर्षों में एक अभूतपूर्व काम हमारी सरकार ने किया है। और निश्चित रूप से जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, वहीं तरक्की ज्यादा होती है। तो एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तरक्की के और मार्ग प्रदेश में खोले हैं। आने वाले समय में इसी कड़ी में जो केएमपी है, केएमपी के आसपास बहुत तरह की टाउनशिप डेवलप करने की जो एक प्लानिंग है, वो भी एक दिल्ली जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, आज का अगर हम आंकड़ा देखें तो राष्ट्रीय राजधानी के अंदर जो खपत होती है, उसमें हरियाणा का जो योगदान है, हरियाणा का जो उत्पाद उसके अंदर जाता है, वो केवल 8% के करीब है। मुख्यमंत्री जी ने इस आंकड़े से एक संकल्प लिया कि हम हरियाणा प्रदेश जो एक दिल्ली के 3 तरफ दिल्ली को घेरा हुआ है, क्यों ना हम एक ऐसी प्लानिंग बनाए जिससे कि जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य राज्यों से जो चीजें आकर दिल्ली में खपत होती है, तो क्यों ना हरियाणा उस खपत को करने का काम करे। तो उस नाते से एक बहुत बड़ी प्लानिंग मुख्यमंत्री जी ने की है, जो कि केएमपी के चारों तरफ एक टाउनशिप, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, चाहे वो अन्य इस प्रकार के, उनको डेवलप किया जाएगा। और एक पेरिफेरल, एक रेल कॉरिडोर, उसका भी एक योजना बनी हुई है। तो इस प्रकार से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका आने वाले वर्षों में एक बहुत अच्छे नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, अन्य सभी जितने क्षेत्रों की हम बात करें, सभी के अंदर बहुत कार्य हरियाणा की सरकार ने किए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पिछले लगभग 2.5 वर्ष बहुत ही कठिन समय हम सभी ने देखा है। एक प्राकृतिक आपदा जो पूरी दुनिया के ऊपर आई, जिससे सारी दुनिया के लगभग सभी देश उसके अंदर हिले हैं, सभी की अर्थव्यवस्था हिली है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश, वो भी आज उनकी भी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमाई हुई है। तो ऐसे कठिन दौर से जो हम लोग निकले हैं, उसमें भी कोरोना में एक अच्छी मैनेजमेंट, चाहे वो केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, या हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक अच्छे मैनेजमेंट करते हुए उस समय से भी बाहर निकले। अपनी बात के उससे पहले एक बिंदु और जोड़ना चाहूंगा। आज दीपक जी का परिचय नहीं हुआ ना? हाँ, हमारे जिले के प्रभारी श्री दीपक शर्मा जी भी आज हमारे साथ हैं। दीपक जी यहाँ का प्रभार संभालने से पहले पंचकुला जिले के जिलाध्यक्ष रहे हैं और संगठन का बहुत, जिसे कहते हैं, ग्रास रूट पर काम करने का आपका अनुभव है। एक बात करनाल से संबंधित एक डाटा देते हुए फिर मैं विधायक जी को बुलाऊंगा। मैं हरियाणा ग्रंथ अकादमी का काम देखता हूँ। ग्रंथ अकादमी माने किताबें, पुस्तकें लिखवाना, उनका प्रचार प्रसार, किताबों से लोगों को जोड़ना। मुख्यमंत्री जी ने जब कार्यभार संभाला, जिलाध्यक्ष जी क्योंकि उसमें सीधे इन्वॉल्व थे उस काम में, तो यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुरोध पर
और स्वयं मुख्यमंत्री जी की रुचि का विषय था। तो ई लाइब्रेरी, आपको ध्यान होगा, जिला परिषद के उस परिसर में बनी थी और वो एक छोटी सी लेकिन खूबसूरत शुरुआत हुई थी। आप कभी अगर जाएंगे वहां तो वहां बैठने की जगह नहीं मिलती। कभी कभी मैं जाता हूं तो सब सीटें ब्लॉक रहती हैं। तो उसके बाद ये विषय मुख्यमंत्री जी को क्लिक कर गया, हर गांव में लाइब्रेरी क्यों ना हो। जबकि ये ट्रेंड हो गया था कि प्राइवेट लाइब्रेरियां बननी शुरू हो गई थी कस्बों में, शहरों में, और वो लोगों से पैसे लेते प्रति घंटे के हिसाब से या प्रतिदिन के हिसाब से। ऐसे में विद्यार्थियों को निशुल्क बैठकर पढ़ने की सुविधा मिले पुस्तकालय के रूप में, ये बात मुख्यमंत्री जी के मस्तिष्क में बिल्कुल उनकी प्रायोरिटीज में थी। इसलिए उन्होंने जब हरियाणा की बिजली कंपनियां, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। वैसे तो मेरे से पहले हरियाणा सरकार को जो बने को 8 साल हो गए हैं, उनकी उपलब्धियों के बारे में हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी ने और हमारे हल्का डोंडा के विधायक जी ने बहुत ही विस्तार से अपने विचार रखे। तो मैं भी 2-3 विचार उसमें मैं अपने जोड़ना चाहता हूँ। जैसे आज बिजली की बात हो रही थी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता कह रहे थे, एक वो समय था जब बिजली न तो पूरी मिल रही थी और वो जो बिजली मिली तो सारी घाटे में, बिजली विभाग सारे घाटे में चल रहा था। आज स्थिति ऐसी है, आज जो है 24 घंटे बिजली मिल रही है। 24 घंटे बिजली के साथ साथ जो कभी विभाग जो घाटे में होता था वो घाटे में नहीं, आज प्रॉफिट में। सबसे बड़ी बात खुशी की है, जो प्रॉफिट बिजली विभाग को मिलता है उसका 2% जो है वो उसे लाइब्रेरी बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे लाइब्रेरी की बात कह रहे थे, आज जो 92 में लाइब्रेरी बनी है और जो ये कांचवे में लाइब्रेरी बनी है, उसी की देन है। बिजली विभाग ने जो ये बनाई है, जो उसको प्रॉफिट मिलता था बिजली विभाग का, उसको प्रॉफिट में उसने लगाने का काम किया है। इसी प्रकार से अन्य जो है और भी लाइब्रेरी बनाने का वो काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे प्रदेश बक्सर जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के बारे में कह रहा था, तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे, जहां पर भाजपा देश भर में अपनी 8 साल की उपलब्धियां गिनवा रही है। वहीं पर करनाल में एक प्रेस वार्ता रखी जाती है जिसमें तमाम नेता अपने 8 साल की उपलब्धियां गिनवाते नजर आए, लेकिन पत्रकारों के सवालों पर कहीं ना कहीं कड़ा जवाब देने में नाकामयाब रहे, क्योंकि उनका कहना था कि जो काम नहीं हुए उनको करेंगे। हालांकि जो काम हो रहे हैं उनमें भी भ्रष्टाचार की बू आती है, क्योंकि बहुत से नेता, बहुत से अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं और उन पर कार्रवाई भी जरूर होती है। और अब कहीं ना कहीं 8 साल पूरे जो है वो नाकामयाब है, क्योंकि बेरोजगारी में नंबर 1 पर हरियाणा है और दूसरे नंबर पर बात की जाए क्राइम में नंबर 2 पर हरियाणा दिखाई दे रहा है। लेकिन इनको कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए जो अपनी उपलब्धियां थी उनको गिनवाते नजर आए। जो नेता थे उनका कहना था कि उन्होंने पर्ची और खर्ची का जो सिलसिला था वो बंद किया, लेकिन पर्ची और खर्ची का सिलसिला तब बंद हुआ जब नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो पर्ची और खर्ची का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तमाम सवाल मीडिया ने रखे और उन्होंने कहीं ना कहीं उनको गोल मोड़ करते हुए उनके जवाब भी पेश किए। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी, पल पल के अपडेट रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।